स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस, आज हम क्लास 8 का जो भूगोल का चैप्टर नंबर 2 है, भारत कृषि एवं सिंचाई, ठीक है, इसके एक्सरसाइज के प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोटेज क्या है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, चैप्टर तो आपको पता ही, भारत में कृषि एवं सिंचाई, इसका अभ्यास प्रश्न कंप्लीट रूप से हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। ऐसे कृषि जिससे आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की फसल उगाई और वर्ष भर उस गेहूं से उसको पिसाकर उसके आटे को रोटी के रूप में इस्तेमाल किया, तो एक यह ऐसी कृषि है कि निर्वाह कृषि। और अगर उसी गेहूं को व्यापार रूप से बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वह व्यापारिक कृषि होगी। इस प्रकार से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं इसका आंसर क्या है। जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है, और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। तो ये आपके 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रिलेट करते हैं तो आपको ये पता होगा, चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु उचित होती है। किस प्रकार की मानसूनी जलवायु उचित होती है, ये भी आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। ये तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं वो देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में भारत में जो कपास है वो उचित मात्रा में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में चकबंदी से क्या लाभ है। ठीक है, तो चकबंदी से क्या लाभ होते हैं देखते हैं। चकबंदी से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, किसानों की बिखरी जमीन एक स्थान पर होती है इससे। ठीक है, किसानों के समय की बचत होती है, किसान आसानी से बुआई, जुताई, सिंचाई कर लेते हैं, इसमें पैदावार भी अधिक होती है। तो ये तो हुए चकबंदी से लाभ। और अब देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके यही है, 4 नंबर में पूछा जाएगा। हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र वृद्धि करना था। इसे हम हरित क्रांति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कृषि के क्षेत्र में आप किसी भी रसायन का उपयोग करके या देशी जो खाद होती है उसका उपयोग करके कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति कहलाता है। रसायन का उपयोग यहाँ पर आप नहीं करेंगे। ठीक है, हरित क्रांति है ना, तो आपको देशी जैसे खाद है, पांस है, इसको गोबर की खाद जिसे कहते हैं, इसको डालकर आप हरित क्रांति को बढ़ावा दे सकते हैं। इसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। उसके बाद देखते हैं हरित क्रांति का प्रभाव क्या है। हरित क्रांति के प्रभाव से स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा है। नंबर 1, रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट का विकास उपयोग किया जाता है। अभी मैंने कहा था यहाँ पर कि रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक है, यहाँ पर रसायन का उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई, ढैंचा ये होता है, वो सड़ाया जाता है, नीम की गली खाद इत्यादि। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाने, जैसे कंपोस्ट, ये तो हमने कर ही लिया है। और यहाँ पर रासायनिक कीटनाशक दवाओं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का भी उपयोग कर हरित क्रांति में आप बढ़ावा दे सकते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। क्या है प्रश्न? कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी सम्मिलित किया गया है। गन्ना भारत की किस प्रकार की फसल है? गन्ना भारत की नकदी फसल है। चावल के लिए अधिक गर्मी तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। भारत में सिंचाई का प्रचलित साधन क्या है? नहर। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यह आंसर बताने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो रबी की फसल कौन होती है? गेहूँ। खरीफ की फसल चावल और जायद की फसल तरबूज खरबूज ये होते हैं। और आपको सही प्रश्न पर सही और गलत चिन्ह पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताए दे रहा हूँ, वो आपको सुनाई देगा। सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में हैं, ये गलत हो जाएगा। खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है, ये सत्य है। चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, गलत है। उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है, ये सत्य है। तो गाइस आज हमने क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है, भारत में सिंचाई क्या था, भारत में कृषि एवं सिंचाई, इस टॉपिक को कवर कर लिया। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी समझ लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।